हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने एक्सिस, पराग पारिक, मेरे, कोटक, आईसीआईसीआई और एसबीआई के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की रिव्यूज देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और काफी पॉपुलर फंड हाउस के टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे और वो फंड है एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जो आपको एटीसी के तहत टैक्स सेविंग में मदद करता है। इस फंड की रिटर्न सिंस लॉन्च की अगर बात करें तो इस फंड ने 11.2% का, ऑलमोस्ट 11.2% का कैगर रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड ग्रोथ दी है, जो कि डिसेंट सी रिटर्न है, बट मुझे लगता है कि बिलो एवरेज रिटर्न है। काफी सारे फंड्स की हमने पहले भी बात की हुई है, उसमें आप देखें कि ये जो कैगर रिटर्न रही है सिंस लॉन्च, उनकी काफी अच्छी रही है। तो इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस की रीजंस वगैरह की हम बात भी करेंगे और कुछ डेटा भी देखेंगे, लेकिन इस फंड की एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं कि 1.36% की है, तो काफी अबव एवरेज है। मुझे लगता है कि ईएलएसएस फंड्स की अगर आप कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.7, 0.8, मैक्सिमम 1% तक की एक्सपेंस रेशियो रहती है, लेकिन इस फंड की एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। और मैं ये डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो तो और भी ज्यादा होगी। तो डायरेक्ट प्लान में भी इतनी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ी अबव एवरेज लगती है, ऑन दी हायर साइड लगती है। टर्नओवर रेशियो इस फंड की 32-33% के आसपास है, तो ये बिलो एवरेज है। और एक्चुअली बिलो एवरेज का मतलब मैं बोलूंगा कि एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि टर्नओवर रेशियो जितनी कम होती है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, जो फंड मैनेजर की पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन कितनी लंबी है। जितनी कम टर्नओवर रेशियो होगी, क्योंकि ये चर्न रेशियो होता है, ये दिखाता है कि फंड में कितने स्टॉक्स बाई सेल किए जा रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली। तो जितनी कम टर्नओवर रेशियो होगी, जितनी कम चर्न रेशियो होगी, उतना अच्छा, क्योंकि फंड की जो आउटलुक होती है वो उतनी लंबी होती है। तो जितना कम टर्नओवर रेशियो, मोस्टली उतना अच्छा। हालांकि ऐसी कोई थंब रूल नहीं है, ऐसी कोई सेट इन स्टोन कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि टर्नओवर रेशियो जितना कम उतना अच्छा। इस फंड में आपने अगर एक साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.06 लाख। तो केवल 6%, ऑलमोस्ट 6% की रिटर्न दी है। जबकि हमने पहले भी कई सारे ईएलएसएस फंड्स को एनालाइज किया है, तो उसमें काफी ज्यादा, इसके कंपैरिजन काफी बेटर परफॉर्मेंस है। उसकी 6% से कहीं ज्यादा उन लोगों की परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी अंडर परफॉर्मिंग, ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मिंग फंड है यहाँ देख के। अगर एक साल पहले आपने इसमें 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 1,20,000 रुपए, और उसकी वैल्यू हो गई होती 1,48,000 रुपए के आसपास। 3 साल पहले आप देख रहे हैं कि 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन नेगेटिव में होता है, यानी कैपिटल डिप्रिसिएशन होता है एक्चुअली। और 0.99 लाख की, केवल 1,000 की कैपिटल डिप्रिसिएशन है। बट 3 सालों में जब हमने देखा है कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया है, और दूसरे फंड्स ने भी ठीक ठाक सा परफॉर्म किया है, तो इस फंड ने अंडर परफॉर्म, मतलब ड्रास्टिक अंडर परफॉर्मेंस है इसकी। और 3 साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती 3,60,000, और आपकी वैल्यू होती, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती, वो होती 4,08,000 के आसपास। तो 3 सालों में डेफिनेटली इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। 7 साल पहले की अगर बात करें तो 7 साल पहले की गई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज ग्रो हो गई होती 2.23 लाख। तो डिसेंट सी रिटर्न है, बट फिर भी इंप्रेसिव नहीं है, मैं फिर से कहूंगा। फिर 10,000 की मंथली एसआईपी आपने अगर स्टार्ट की होती 7 साल पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता करीबन 8,40,000, और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 11,13,000। तो डिसेंट सी रिटर्न है, बट फिर भी अच्छी, उतनी इंप्रेसिव रिटर्न नहीं है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं अमित गनात्रा जी,
वो और भी काफी सारे फंड्स मैनेज करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड, एचडीएफसी डायनेमिक पी रेशियो फंड, एचडीएफसी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड। इसकी पोर्टफोलियो एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन वगैरह की अगर बात करें इस फंड की, तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होती है। ऑलमोस्ट 70-75% की इन्वेस्टमेंट्स वहां पे है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा सा एक्सपोजर है 16% के आसपास, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी कम एक्सपोजर है, काफी कम एक्सपोजर है 5% के आसपास। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करें तो इस फंड में 59 स्टॉक्स हैं, तो वो थोड़ी अबव एवरेज आप कह सकते हैं, या फिर आप एवरेज ही कह सकते हैं। मोस्टली 50 to 60 नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको दिखते हैं। कोई भी जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें 50-60 स्टॉक्स आपको दिखते हैं, तो उसी के आसपास नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। सेक्टर एलोकेशन कैसे की हुई है इस फंड ने वो आप देख सकते हैं कंपेयर टू अपनी कैटेगरी एवरेज, यानी कि ईएलएसएस फंड्स की अगर पूरी कैटेगरी की एवरेज ले लें तो उसके रेस्पेक्ट में, एवरेज के रेस्पेक्ट में कैसे इस फंड की एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन, वो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ी एलोकेशन है इस फंड की, लेकिन अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उससे थोड़ी कम एलोकेशन है। तो डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट एलोकेशन, इट स्टिल इज लेस देन व्हाट द कैटेगरी एवरेज इज। एनर्जी सेक्टर में अपनी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी ज्यादा एलोकेशन है, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में किस तरह की एलोकेशन इस फंड ने ली हुई है। इसकी अगर अंडरलाइंग होल्डिंग्स की बात करें, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें, तो सबसे बड़ी एलोकेशन है एचडीएफसी बैंक में, फिर इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, एचयूएल, आईटीसी। तो अच्छी कंपनीज, काफी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन इसकी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन कॉल्स रही हैं, और जो एक्चुअली केवल इसी फंड की नहीं, एचडीएफसी एज अ फंड हाउस की अगर आप बात करें, ओवरऑल फंड हाउस की, तो काफी सारे फंड्स ने, एचडीएफसी के काफी सारे फंड्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 से 5 सालों के भीतर। और उसकी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन कॉल्स रही है, जो सेक्टर कॉल्स रही है, सेक्टर एलोकेशन कॉल्स रही है, वो थोड़ी और ही हो गई है, यानी कि थोड़ी उल्टी पड़ गई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को। तो अभी तक तो उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है, लेकिन आगे चल के देखना पड़ेगा कि कैसे, चूंकि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, प्रशांत जैन जी खास करके बहुत रेपुटेड है, काफी रिस्पेक्टेबल फंड मैनेजर है, तो हो सकता है उनकी सेक्टर एलोकेशन कॉल्स आगे चल के आउट परफॉर्म करना शुरू कर दें। बट करेंटली मुझे लगता है कि इस फंड की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो काफी दिनों से चल रही है। तो हम उसकी बात करते हैं कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। फंड परफॉर्मेंस की बात करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिनकी चर्चा हमें करनी चाहिए। तो इसकी अगर रिस्क वर्सेस कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करें तो ये रिस्क कितना लेता है, तो वो बिलो एवरेज है, विच इज अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि अगर बिलो एवरेज पे अच्छा रिटर्न दे सकता हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस फंड के साथ वो बात नहीं है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की अगर बात करें तो लो है, यानी कि बिलो एवरेज रिस्क तो लेता है ये फंड, लेकिन रिटर्न्स और भी कम देता है। बिलो एवरेज रिटर्न्स भी नहीं है, लो रिटर्न्स है कंपेयर टू कैटेगरी। तो ये थोड़ी अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रहा है, ये वाली जो प्लॉट है वो अच्छी पिक्चर प्लॉट नहीं कर रही। उसी ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पे पिक्टोरियली, ग्राफिकली देख सकते हैं। ये जो ब्लू डॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है ये फंड की प्लॉट है, फंड को दिखाया हुआ है यहाँ पे, और येलो प्लॉट से, येलो डॉट से कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है। और इंडेक्स सेंटर में, यहाँ पे सेंटर पे इंडेक्स है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है, यानी कि रिस्क प्रोफाइल दिखा रही है, और वाई एक्सिस टोटल रिटर्न्स यानी कि रिटर्न प्रोफाइल को दिखा रहे हैं। तो कोई फंड आइडियली कहां पे होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट पर, राइट? क्योंकि उस फंड की जो रिस्क होगी यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन होगी वो सेंटर से, यानी कि इंडेक्स से और कैटेगरी एवरेज से कम होगी, टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर होगी। और उस फंड की जो रिटर्न होगी वो अबव कैटेगरी एवरेज और अबव इंडेक्स होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आइडियली उस फंड को होना चाहिए। लेकिन इस फंड को आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये कैटेगरी एवरेज से भी कम है और इंडेक्स से भी कम है। और इसकी जो रिस्क की अगर बात करें तो अपनी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों के ही आसपास ही है इन टर्म्स ऑफ रिस्क। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्क अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास है, बट रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से भी कम है। तो आई डोंट नो व्हाई such a high expense ratio of 1.36%, 1.3%, that is not justified in my view. इस फंड में आपने अगर कई साल पहले, आप देख सकते हैं कि 2010 यानी कि हर साल की परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अगर आपने 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती कई साल पहले इस फंड में, तो उस 10,000 की ग्रोथ कैसी रही है, कैसे वो फ्लक्चुएट हुआ है, 10,000 की ग्रोथ कैसी रही है, वो हमें इस चार्ट पे दिख रहा है। ब्लू लाइन से इस फंड की ग्रोथ दिखाई हुई है। उस 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने इस फंड में किया होता तो ब्लू लाइन से दिखाई हुई है उसको। अगर आपने 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी एवरेज में की होती, हालांकि ऐसी कोई कैटेगरी एवरेज नाम की कोई इंडेक्स नहीं है, बट हाइपोथेटिकली आपने अगर कैटेगरी एवरेज में इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 की ग्रोथ कैसी रहती, वो इस येलो लाइन से दिखाया हुआ है। और इंडेक्स में आपने अगर इन्वेस्ट किया होता, यानी कि S&P 500, जो S&P BSE 500 इंडेक्स है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो कैसी ग्रोथ रहती, वो इस रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन अपने येलो लाइन यानी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों से ही नीचे है। तो दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है, कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया और इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है, which is not so impressive.
अब हम इस फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फंड परफॉर्मेंस कैसे रही है इन द पास्ट। तो एक साल में इसने 6% का रिटर्न दिया, जो हमने पहले भी देखा। लमसम इन्वेस्टमेंट आपने की होती तो क्या रिटर्न रहता हमने पहले भी देखा था। तो एक साल में इसने 6% की रिटर्न दी है। 3 सालों में इसने टैगर रिटर्न दिया -0.2, ऑलमोस्ट फ्लैट सही है लेकिन हल्का सा नेगेटिव है। और आप देख सकते हैं 3 सालों में कितनी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स इसका क्या है, S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो उस इंडेक्स, अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है ओवर द लास्ट 3 इयर्स। और आप देख सकते हैं कि पहले, यानी कि 3-4 साल पहले तक इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, और परफॉर्मेंस थी मार्जिनल। लेकिन वहां से इसकी जो, यानी कि 2018 के बाद से आप देख सकते हैं कैसी अंडर परफॉर्मेंस रही है, और अभी तो अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। और वही हमें ऑल टाइम चार्ट पे भी दिख रहा है कि इसकी पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली इसने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन 2018 के बाद से, जो हमने इस ग्राफ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, 2018 के बाद से इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया, और करेंटली इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। तो ओवरऑल समरी की अगर बात करें, की टेक अवे यही है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं दिखता अभी कंटिन्यू करने का। 3-4 साल से इसकी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और टाइम दे सकते हो इसको। हो सकता है इसमें कुछ टर्न अराउंड आए, इसकी जो सेक्टर एलोकेशन कॉल्स हैं वो थोड़ा टर्न अराउंड करें, क्योंकि प्रशांत जैन जी अच्छे रेपुटेड फंड मैनेजर हैं। HDFC फंड हाउस भी एक अच्छा रेपुटेड फंड हाउस है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा टाइम दे सकते हो इसको। लेकिन आप अगर नए इन्वेस्टर हो और एक नई ALSS फंड खोज रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, देयर आर वे बेटर ऑप्शंस। हमने पहले की भी वीडियोस में कई सारे फंड को रिव्यूज किया है, ELSS फंड्स को रिव्यू किया है, जैसे कि एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को रिव्यू किया है, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, मिरेका टैक्स सेवर फंड। तो ये सारी 3-4 फंड्स थी जिनकी हमने देखी थी कि परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, और कुछ फंड्स की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो उन वीडियोस को आप रिव्यू कर सकते हैं, उनमें आप डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। उन सारे फंड्स की हमने डिटेल डिस्कशन उन सारे वीडियोस में की हुई है, एक एक करके। तो इसलिए आप उन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन द करंट सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है कि दोज फंड्स आर बेटर ऑप्शंस। बट अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं, बट यू ऑल्सो कैन कंसिडर गेटिंग आउट ऑफ दिस फंड, रिडीमिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड गेटिंग इनटू अ डिफरेंट ELSS फंड। तो दैट इज अप टू यू, आपके डिस्कशन पे कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो HDFC म्यूचुअल फंड के साथ, इस फंड के साथ। बट आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी हमने परफॉर्मेंस देखी, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स देखे, अंडरलाइंग पैरामीटर्स देखे, इन सभी की हॉलिस्टिक व्यू देखने के बाद, इन सभी को हॉलिस्टिकली एनालाइज करने के बाद आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी। आपकी अगर टैक्स प्लानिंग आपको करनी है, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसके लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, ये मेरी उम्मीद है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।